हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लैटिट्यूड को और उसकी एप्लीकेशन को। जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्यों हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। और हमने वहाँ पर लॉन्गिट्यूड को भी डिटेल में स्टडी किया था और उसकी एप्लीकेशन को भी डिटेल में स्टडी किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लैटिट्यूड को और उसकी एप्लीकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है लैटिट्यूड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड एक प्रकार के एंगल्स होते हैं। उन एंगल से जो बनने वाली लाइंस होती हैं, हम उनको लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। ये कैसी होती हैं? ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल, जैसे आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा कि ये पैरेलल लाइन है, ये है। इस तरीके से लाइंस कैसी हैं? ये पैरेलल लाइंस हैं। यदि हम इनके डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो वो है नॉर्थ एंड साउथ। जब यहाँ से हम इक्वेटर से किसी को डिवाइड करते हैं, इस सर्कल को या इस स्फीयर को हम जब डिवाइड करते हैं इक्वेटर से, तो ऊपर वाला बनता है नॉर्थ और नीचे वाला बनता है साउथ। डायरेक्शंस क्या हो गई? नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद यदि हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, इन दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूड में कितनी थी? लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस थी 111.3 किलोमीटर। तो आप वहाँ पे जाके लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर भी देख लीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसके मैक्सिमम एंगल कितने जाते हैं? इसके मैक्सिमम एंगल 90 जाते हैं। और यदि हम लैटिट्यूड की लाइंस के बारे में बात करें तो वो टोटल 179 है। 179 कैसे हुई वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। बात करें, यहाँ पे इक्वेटर है हमारे पास। इक्वेटर क्या हो गई? कॉमन लाइन हो गई। मैक्सिमम यहाँ कितने हो गए? 90। ठीक है, अब यहाँ पर कितने जा रहे हैं? 90। और साउथ में कितने जा रहे हैं? 90। नॉर्थ और साउथ में कितने हैं? 90 है। तो 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180। अब इसके बाद कॉमन और क्या आ रहा है? इक्वेटर। अब इस इक्वेटर को भी हम 180 में ही ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 181 आ जाएगा। ये कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए एंगल्स। अब हम यहाँ पर लाइंस के बारे में बात करें तो लाइंस किस तरीके से हुई? हमारे पास टोटल एंगल कितने हैं? 181। अब उसमें से तो दो कॉमन लाइन है, एक तो 90 और एक इक्वेटर वाली लाइन। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको 181 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो कितना आ गया यहाँ पर? 179। तो लाइंस कितनी हो गई यहाँ पर? 179। अब यहाँ पर यदि बात करें तो ग्रेट सर्कल, मतलब बहुत बड़ा सर्कल कहाँ बनता है? बहुत बड़ा सर्कल जो है वो इक्वेटर पर बनता है, और छोटा कहाँ बनता है? वो बनता है पोल्स पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। डायग्राम में भी इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। सेंटर पे से एक एंगल लिया जा रहा है, उस एंगल से बनने वाली लाइन क्या कहला रही है? उन एंगल से बनने वाली लाइन्स कहलाई जा रही है लैटिट्यूडनल लाइन्स। अब इसके बाद जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इक्वेटर एक तरह की इमेजिनरी एक सर्कुलर लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट को लोकेट करती है अर्थ के ऊपर। ये लाइंस कैसी होती हैं? ये लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये मेजर किससे की जाती हैं? ये सारी मेजर करी जाती हैं डिग्री में। क्यों करी जाती हैं? क्योंकि ये एक तरह के क्या होते हैं? एंगल होते हैं। अब इसके बाद दे रखा है यहाँ पर, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या दिखाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड को। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1/4 है सर्कल के, ठीक है। तो कितनी है? 111 किलोमीटर है। ये मैक्सिमम कहाँ तक है? 90 डिग्री तक है, और ये 90 डिग्री ही नॉर्थ तक जाती है और 90 डिग्री साउथ तक जाती है। अब यहाँ आगे लिखा हुआ है, एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ टू द इक्वेटर। जो भी पैरेलल्स नॉर्थ इक्वेटर, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में है, तो वो सारे क्या कहलाए जा रहे हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो भी साउथ में है हम उन्हें कह रहे हैं साउथ लैटिट्यूड। मतलब यदि मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊं, ये है इक्वेटर और इस इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाई जा रही है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहलाई जा रही है नॉर्थ लैटिट्यूड। और साउथ में जा रहे हैं तो यहाँ कहलाई जा रही है साउथ लैटिट्यूड। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड, जो वैल्यू होती है हर एक लैटिट्यूड की, वो फॉलो की जाती है नॉर्थ में या साउथ में। मतलब यदि हम उसको लेटर से रिप्रेजेंट करें तो वो एन हो सकती है या एस हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है और बेलो हॉरिजॉन्टे इन द ब्राजील
ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर है, मतलब 20 लैटिट्यूड पर है, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो है और बेलो हॉरिजॉन्टे इन द ब्राजील, ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पर है, ठीक है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है ब्राजील का, वो कहाँ पर है, 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में। Therefore, say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated in the 20 degree south latitude. जो हमने अभी देखा है that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूडनल जो लाइंस होती हैं वो डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिलती है, डिक्रीज होती हुई जाती हैं। ये सारी लाइंस क्या हैं? ये सारी लाइंस हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। ये सारी लाइंस क्या हैं? ये हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं ये सारी की सारी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है। लेकिन जब हम नॉर्थवर्ड जाएंगे या साउथवर्ड जाएंगे इक्वेटर से तो हमें जो इसका सर्कल है वो छोटा देखने को मिलेगा। इसीलिए जो ग्रेट सर्कल होता है वो इक्वेटर पर बनता है और छोटा सर्कल आर्कटिक पे बनेगा या अंटार्कटिका पे बनेगा। जैसा यहाँ पर बताया है कि 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में इक्वेटर है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल है और 66 डिग्री एंड हाफ पर अंटार्कटिका सर्कल है साउथ में। अब हम यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। और ये लाइन कौन सी है, आप इसको कमेंट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में। तो एज वी नो दैट कि हमारे पास टोटल 3 मेन होते हैं। एक होता है इक्वेटर, नॉर्थ डिग्री पोल एंड साउथ डिग्री पोल। इनके अलावा हमारे पास 4 बेहद इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं, जिसमें से पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पर हमें देखने को मिलता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23 डिग्री एंड हाफ में देखने को मिलता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड वन इज द आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ में देखने को मिलता है इन द 66 डिग्री एंड हाफ। और फोर्थ वन इज अंटार्कटिक जो 66 एंड हाफ साउथ में हमें देखने को मिलेगा, साउथ ऑफ द इक्वेटर पर देखने को मिलेगा। अब हम इसको अर्थ के फिगर के ऊपर समझते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी लाइन बनी हुई है। सो दिस इज अ ग्लोब एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर हमारी इक्वेटर है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ की तरफ और यहाँ पर है आर्कटिक सर्कल। इसी तरीके से नीचे जाएंगे हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और यहाँ पर हमको अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ और कैसी फॉर्म में है, ये टिल्टेड फॉर्म में है। क्यों और कितनी टिल्टेड है, 66 डिग्री एंड हाफ जो है वो टिल्टेड है। तो अब हम समझते हैं कि हीट जोन क्या होते हैं अर्थ के। पहला होता है टोरॉइड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रिजिड जोन। ये जोन्स क्या हैं, हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोरॉइड जोन के बारे में। टोरॉइड जोन कौन सा जोन होता है, हम डायग्राम से समझेंगे इसको। तो ये है हमारी अर्थ, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्या है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है हम इसे टोरॉइड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएट सनलाइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस समय पे होता क्या है, डे सन होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वंस इन अ ईयर। एक साल में कभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाएगा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर जाएगा। तो वो रीजन हमारा क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं टोरॉइड जोन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है हम उसे टोरॉइड जोन कहते हैं। अब इसके बाद आता है सेकेंड वन इज अ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद यहाँ पर हमको आर्कटिक सर्कल देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच का जो रीजन है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है हम उसे कहते हैं टेम्परेट जोन। एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो मिड डे सन है वो नेवर शाइन्स ओवरहेड और एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड नहीं जाता है, वो वहीं से टर्न आउट कर जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा रीजन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है हम उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। और इसी प्रकार अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है हम उसे भी कहते हैं टेम्परेट जोन। अब आता है यहाँ पे थर्ड वन इज अ फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कौन सा जोन होता है? फ्रिजिड जोन होता है कोई भी एरिया जो पड़े आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन होता है हम उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। ये रीजन कैसा होता है? ये रीजन बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सन कभी भी राइज नहीं करता है। Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. ये रेस कैसी पहुंचती हैं? यहाँ पर जो रेस पहुंचती हैं वो स्लैंटिंग पहुंचती हैं, इसीलिए यहाँ पर हीट लेस होती है। इसीलिए इस रीजन को फ्रिजिड जोन कहा जाता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर स्लैंटिंग हमें देखने को मिलती है, स्लैंटिंग रेस देखने को मिलती है। इसका रीजन ये है, अर्थ का टिल्टेड फॉर्म होने की वजह से एप्रोप्रिएट मात्रा में जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। अब हमारी अर्थ एकदम सीधी होती और यहाँ पर बना होता सन, तो यहाँ पर जो है ना वो इक्वल मात्रा में सब जगह पर पहुंच रही है रेस। क्लियर है? यहाँ पर इक्वल मात्रा में सब जगह पहुंच रही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टूवर्ड्स द पोल। अब इसी जगह पर इसका टिल्टेड फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर ही आपको शो हो रहा है। इसका टिल्टेड फॉर्म आने की वजह से ही यहाँ पर तो ज़्यादा सनरेजेस पहुँच पा रही हैं और जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर रेज नहीं पहुँच पा रही हैं। मतलब ज़्यादा रेज नहीं पहुँच पा रही है, अप्रोप्रिएट रेज नहीं पहुँच पा रही है जो वहाँ पर एक टेम्परेचर बनाए। अब इसमें बता देती हूँ कौन कौन से रीजन जो हैं वो बनते हैं। ये है आर्कटिक सर्कल, ये है अंटार्कटिक सर्कल। इसके बीच का जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को कहते हैं टोरॉइड जोन। इसके बाद आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन है हम इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है हम उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन है हम इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। इसी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन कहलाते हैं हम उसे कहते हैं फ्रिजिड जोन, सेम एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर ये कैसा होता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड की एप्लीकेशंस के बारे में। बेसिकली जो एप्लीकेशंस है लैटिट्यूड की वो हमें सीजनैलिटी की जानकारी देती हैं, किस तरीके से अर्थ पर जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें समझना है कि क्या होता है रिवॉल्यूशन और क्या होता है रोटेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। When Earth revolves around the sun in its orbit is called a revolution. मतलब ये होता है रिवॉल्यूशन का, जब अर्थ अपने खुद के ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है हम उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। अब सेकंड मोशन आता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है जब अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है हम उसे कहते हैं रोटेशन। अर्थ को अपने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन का समय लगता है। जैसा हमें पता है कि सन अपने खुद के ऑर्बिट पर रोटेट करता है, इसी तरीके से अर्थ भी अपने खुद के ऑर्बिट पर क्या करती है? रोटेट करती है और साथ के साथ वो सन के भी चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इसी तरीके से जो मून होता है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पर आता है वर्ड कि लीप ईयर हम किसे कहते हैं। लीप ईयर हम उस साल को कहते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 366 डेज होते हैं। फरवरी कब की होती है? 29 डेज की होती है। ये हर 4 साल बाद देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। अर्थ जिस ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है हम उसे कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने पूरे साल को डिवाइड कर रखा है समर में, विंटर में, स्प्रिंग में, ऑटम सीजन में। सीजन्स
कब क्यों होते हैं? सीजन चेंजेस होते हैं ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन्स में बदलाव भी हमें तभी देखने को मिलते हैं जब पोजीशन जो होती है अर्थ की वो चेंज करती है। तो जैसा मैंने आपको भी बताया था कि सीजन्स के चेंजेस हमें कैसे देखने को मिलते हैं कि जब सन की पोजीशन, जब अर्थ अपनी पोजीशन सन के अराउंड चेंज करती है तब हमको सीजन्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हम इसी डायग्राम के अंदर देखें, सन की पोजीशन यहाँ पर है तो इस समय पे सारी रेज कहाँ पर जा रही है? इस तरफ जा रही है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में हमें समर देखने को मिलेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको विंटर देखने को मिलेगी। ये कैसे देखने को मिलेगी हम इसको डिटेल डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है समर के बारे में। तो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर कैसे देखने को मिलेगी? देखो, ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ये है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर कैसा है? टिल्टेड फॉर्म है। हमारा क्या है? सन है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि रिवॉल्व किस तरीके से करती है अर्थ हमारी? रिवॉल्व करती है इस तरीके से रिवॉल्व करती है अर्थ हमारी। अब यहाँ पर आप इसी चीज को देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से रेजेस जो है वो पहुंच पा रही हैं। रेजेस आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल पर इजिली पहुंच पा रही है, इन रीजन्स में बहुत इजिली पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे ही हम साउथ पोल पे आते हैं तो वहां पर हमारी इतनी रेज नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर देखने को मिलेगी। इस समय पे विंटर कहाँ देखने को मिलेगी? विंटर देखने को मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब हम आते हैं अपने दूसरे डायग्राम पे। तो जैसे हमें पता है कि अर्थ किस तरीके से रिवॉल्व कर रही है, इस तरीके से, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रही है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सन की हमें कहां पर रेजेस देखने को मिल रही हैं? सन की मैक्सिमम रेज इस तरफ देखने को मिल रही है और इस तरफ हमें कम देखने को मिल रही है, मतलब दूर दूर जानी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें विंटर देखने को मिलेगी और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसी समय पे हमें क्या देखने को मिलेगा? समर देखने को मिलेगी। समर हमें देखने को मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इस समय पे, और विंटर देखने को मिलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसका एक टाइमलाइन बनवा देती हूँ जिससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो हम अब उसका बनाते हैं टाइमलाइन। तो देखिए यहाँ पर टेबल में क्या बना रखा है? टेबल में ये लिखा हुआ है कि 21 जून जो है, 21 जून को क्या होता है? सन की पोजीशन होती है कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समय पे क्या होगा? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, इसका मतलब उस समय पे समर हो रही होगी और उस समय पे जो डे होगी वहां पर हमें बड़े देखने को मिलेंगे और नाइट हमें छोटी देखने को मिलेगी। उसी समय पे हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलेगा कि जो विंटर होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। उस समय पे जो हमें डेज होते हैं वो छोटे देखने को मिलते हैं और नाइट जो है वो हमें बड़ी देखने को मिलती हैं। इसके बाद अब हम सेकंड पे आए, वो है हमारे पास 23 सितंबर, जो उस समय पे जो सन की पोजीशन होगी वो इक्वेटर पर होगी। अब हम बात करते हैं कि जब 23 सितंबर को और सन की पोजीशन इक्वेटर पर होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा होगा और उस समय पे डे और नाइट जो होंगे वो इक्वल होंगे। 23 सितंबर को जब इक्वेटर पर होगा उसी समय पे सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और दोनों का डे एंड नाइट जो है वो इक्वल होंगे। अब आते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर पे जो सन की पोजीशन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है, ठीक है। तो उस समय पे क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, जिससे हमें जो डे है वो हमें, जैसे डे जो है वो हमें छोटे देखने को मिलेंगे और नाइट हमें बड़ी देखने को मिलेंगी। सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलेगा? समर देखने को मिलेगी और डे जो है वो बड़े देखने को मिलेंगे और नाइट हमें छोटी देखने को मिलेगी। इसके बाद 23 मार्च को जो सन की पोजीशन है वो इक्वेटर पर होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें स्प्रिंग सीजन देखने को मिलेगा और इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में हमको ऑटम देखने को मिलेगा और दोनों में जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो इक्वल देखने को मिलेगी। आई थिंक आपको ये पूरी टेबल भी समझ में आ गई होगी। अब हम एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको समझते हैं कि जब हम 21 जून को देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर टिल्टेड होने की वजह से द सन रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टिल्टेड होने की वजह से जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जिसकी वजह से उस एरिया में हमें बहुत ज्यादा हीट देखने को मिलती है।
ये जो एरिया है इसके पास जो पोल है वहां पर हमको डे देखने को मिलता है। मतलब 6 महीने डे जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, यदि सन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है तो 6 महीने हमें आर्कटिक सर्कल पर डे देखने को मिलेगा। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. इस समय पे क्या होगा, इस समय पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमें सन देखने को मिलेगा और समर इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, पूरे नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर वाले पोर्शन पे हमें समर देखने को मिलेगा। इस समय पे लॉन्गेस्ट डे होते हैं, शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं, और ये कब तक होता है, ये होता है 21 जून तक। अब इसी समय पे 21 जून को क्या हमें देखने को मिलेगा, 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सारी कंडीशंस जो होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी। मतलब यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर देखने को मिलता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर देखने को मिलेगी और डे और नाइट की लेंथ भी वेरी करेगी। अब है ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज। 22 दिसंबर पे सन की पोजीशन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और साउथ पोल पे हम सारा का सारा जो सनरेज होती, सारी सनरेजेस होती हैं वो साउथ पोल की तरफ हमें देखने को मिलती हैं। उस समय पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पर हमें बहुत ज्यादा लाइट देखने को मिलती है। सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा लाइट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर हमें देखने को मिलता है, और वहां पर जो डेज होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती हैं। और ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाके, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिक। आप इससे आइडिया लगा पा रहे होंगे कि क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर समर में होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज हमें कहाँ देखने को मिलती है, इक्वेटर पे। इसका मतलब जो सन है वो डायरेक्टली हमको इक्वेटर पर देखने को मिलता है, और इसकी वजह से पूरे अर्थ के ऊपर इक्वल डेज एंड नाइट्स हमें एक्सपीरियंस होते हैं। इस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च इक्विनॉक्स कब होता है और सितंबर इक्विनॉक्स कब होता है। इक्विनॉक्स सन हमारा इक्वेटर पर होता है तो मुझे इक्विनॉक्स कहते हैं। सितंबर के समय पे क्या बनता है, ऑटम इक्विनॉक्स बनता है। यदि हम मार्च इक्विनॉक्स के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, वर्नल इक्विनॉक्स, मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारे पास बनेगा। यहाँ पर भी ये लिखा है कि 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और यही सारी सिचुएशन जो है वो 21 मार्च को क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें स्प्रिंग देखने को मिलेगी और ऑटम उसी समय पे हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। मतलब कि सीजन्स में चेंजेस और डे और नाइट में चेंजेस हमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों की वजह से देखने को मिलते हैं। Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel, and if you have any doubt please comment below.